नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल चंद्रशेखर बिरथरे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया हो तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिल्म एक्टिंग कोर्स का आज का हमारा 22वें एपिसोड का पहला भाग है, जिसमें हम स्टैनिस्लावस्की के द्वारा प्रतिपादित विषय अनुयोजन के विषय में चर्चा करेंगे। अनुयोजन बहुत आप लोगों के लिए बहुत सारा ऐसा शब्द, कठिन शब्द है। तो चलिए इसके बारे में और बात करते हैं। एक बार फिर समझ लें, अनुयोजन का अर्थ है नाटकों अथवा फिल्मों की कथा वस्तु के अनुसार सिचुएशनल कनेक्टिविटी। सिचुएशन क्या है? उसको कनेक्ट करना, अलग अलग भागों को कनेक्ट करना, जिसमें परिस्थितियों और अभिनेताओं के संपर्क सूत्रों, अभिनेताओं की अभिनय शैली के इम्प्रोवाइजेशन, अभिनय की विशेषता आदि का वर्णन अथवा चित्रण हो। एक बार आप फिर समझ लें, अनुयोजन का अर्थ है नाटकों अथवा फिल्मों की कथा वस्तु के अनुसार सिचुएशनल कनेक्टिविटी, जिसमें परिस्थितियों और अभिनेताओं के संपर्क सूत्रों, अभिनेताओं की अभिनय शैली के इम्प्रोवाइजेशन, अभिनय की विशेषता आदि का वर्णन अथवा चित्रण हो। और ये बहुत महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभिनेता अपने आप को प्रस्तुत करने में सफल होता है। अनुयोजन यह शब्द हिंदी भाषा का कठिन शब्द है, जिसका अर्थ हो सकता है कार्यान्वयन या प्रश्न पूछने का भाव, और अंग्रेजी में अगर कहें तो सिचुएशनल कनेक्टिविटी, यानी परिस्थितियों के अनुसार कार्य को क्रमानुसार जोड़ना। स्टैनिस्लावस्की के अनुसार अनुयोजन का अभिप्राय है प्रदान की गई परिस्थितियों के अनुरूप अपने सभी क्रियाकलापों का संयोजन करना। इस विषय में स्टैनिस्लावस्की ने बहुत सरल शब्दों में यह बताते हैं कि अभिनेता किस प्रकार अपने आप को नियत समयावधि में परिस्थितियों के अनुरूप में किस प्रकार अभिनय की व्यवस्थित और सटीक प्रस्तुति दे सकता है। अपने सहपात्रों के साथ यही संपर्क सूत्र बनाकर बेहतरीन अभिनय कर सकता है। प्रसंगवश स्टैनिस्लावस्की ने कक्षा के एक छात्र वान्या को बुलाकर कहा कि तुम्हें जहाँ जाना है वो 2 बजे वहाँ गाड़ी छूटती है स्टेशन से, और अभी 1 बज चुके हैं। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जो एक ऐसा मतलब बहाना करके आप यहाँ से जा सकते हैं, तो कक्षा अध्यापक से छुट्टी लेना आपके ऊपर है। तो वान्या सुनकर झूम उठा, प्रसन्नता से झूम उठा। उसने पहले विदूषक जैसी कुछ मुद्राएं बनाई, फिर उछला कूदा, फिर वह अचानक जोर से चिल्लाया। उसने कुछ ऐसी मुद्राएं बनाई, फिर उछला कूदा, यही सब करते हुए अचानक बड़ी जोर से चीखा, जैसे उसे कोई जबरदस्त चोट लग गई हो। उसने एक पैर ऊपर उठा लिया, उसे सहलाने लगा। उसका चेहरा बिगड़ने लगा, लगने लगा कि उसका दर्द बराबर बढ़ता जा रहा है। उसके साथियों ने और कक्षा अध्यापक ने उठकर उसे संभाला। फिर उसके बाद वह एकदम जोर से हंसने लगा और तेज़ी से नाचने लगा। कक्षा में उपस्थित छात्रों को जब पता चला कि वह अभिनय कर रहा था तो सभी के मुख से उसकी सराहना के बोल निकल पड़े। यहाँ तक कि स्टैनिस्लावस्की ने भी उसकी प्रशंसा की। उन्होंने छात्रों से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है मैंने वान्या की तारीफ क्यों की? इसलिए कि उसने प्रदान की गई परिस्थितियों के अनुरूप अपने सभी क्रियाकलापों का अनुयोजन कर लिया। उसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विशेष अनुयोजन का प्रयोग बाहरी तथा भीतरी दोनों साधनों के लिए एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के अनेक प्रकार की संयोजना के लिए तथा किसी को प्रभावित करने के लिए सहायक के रूप में भी किया जा सकता है। यहाँ एक संयोजना शब्द आया, मतलब उसको वेल प्लान्ड एक्टिविटी, एक्शन, वाचिक अभिनय, आंगिक अभिनय, उसको पूरी तरह प्लान करके करना। आगे वो बताते हैं कि किसी समस्या के साथ जोड़ने का वास्तव में क्या रूप होता है, और वान्या ने ठीक उसी प्रकार बहाना बनाया और उसके सामने प्रस्तुत समस्या को सुलझाने के लिए मदद ली। किसकी मदद ली? वहाँ पर भावों और विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए उसने क्या करा कि उसी प्रकार बहाना बनाया, उसके सामने प्रस्तुत समस्या को सुलझाने में मदद के लिए एक अच्छी तरकीब की जुगत भिड़ाई। तब एक छात्र ने पूछा कि अनुयोजन का मतलब क्या धोखा देना है, क्योंकि वान्या ने भी धोखा दिया था। तो उस पर फिर स्टैनिस्लावस्की ने स्पष्ट करते हुए कहा कि विशेष रूप में यही सब
यही सही हो सकता है। एक अनुरूप में यह अपने भाव तथा विचारों की अभिव्यक्ति है। तीसरे, यह उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर सकती है जिसके साथ तुम संबंध बनाना चाहते हो। चौथे, यह तुम्हारे सहयोगी को इस दृष्टि से तैयार करती है कि उसकी ऐसी मनोदशा बना दे वह तुमसे संपर्क करे। पांचवें, वह कुछ ऐसे अदृश्य संदेशों को पहुंचा सकती है जिन्हें शब्दों में नहीं रखा जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि उसके प्रकार, संयोजनों के प्रकार एवं कार्यक्षेत्र अनंत हैं। स्टैनिस्लॉवस्की ने उदाहरण स्वरूप कक्षा में उपस्थित छात्र ग्रीशा को एक प्रसंग दिया जिसमें उससे कहा गया कि वो एक उच्च अधिकारी, सिचुएशन बताई उन्होंने कि ग्रीशा जो है एक उच्च अधिकारी है जिसकी मदद की ज़रूरत स्टैनिस्लॉवस्की को है, लेकिन वह ग्रीशा से परिचित नहीं है। और भी लोग कतार में हैं, उस उच्चाधिकारी की मदद के तलबगार हैं। इस स्थिति में उसका ध्यान स्वयं स्टैनिस्लॉवस्की की ओर कैसे खींचा जाए, यह समस्या रखकर स्टैनिस्लॉवस्की एक योजना सामने रखते हैं। अगर मैं केवल अपनी मन की आंखों के आगे एक ऐसा चित्र खड़ा कर दूं जो वास्तव में मेरी त्रासद परिस्थितियों के लगभग अनुरूप हो, तो मैं जानता हूं कि तुम्हारी रुचि मुझ में हो जाएगी। तुम मुझे बड़े ध्यान से देखोगे, मेरी मार्मिक परिस्थितियों से तुम्हारा मन विहल हो जाएगा। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हारी अंतरात्मा में प्रवेश करना होगा, तुम्हारे जीवन को भली प्रकार समझना होगा, खुद को सर्वथा उसके अनुरूप बनाना होगा। हमारा प्रारंभिक लक्ष्य इन साधनों के माध्यम से वास्तव में यह है कि हम अपने भावों, अपने विचारों को अधिक से अधिक सशक्त बनाकर प्रभावपूर्ण रूप में प्रस्तुत करें। प्रायः कुछ ऐसी विरोधी परिस्थितियां होती हैं जिनका प्रयोग हम अपने ऐन्द्रिक संवेदनों को छिपाने, उन पर आवरण डालने के लिए करते हैं। हम कर तो रहे हैं अभिनय, लेकिन हमारे कुछ जो इंद्रियां हैं, हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां जो उसमें सहयोग करती, सुनना, देखना, महसूस करना और उसके बाद सूंघना, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। ये क्या करती हैं कि वहाँ वो हमको जो वड़ा हुआ है, हमने जो किरदार ग्रहण किया हुआ है और उसमें जो हम इसका नियोजन का आयोजन कर रहे हैं, उसमें वो परिस्थितियाँ क्या करती हैं, रोड़ा बन जाती हैं, है ना। और फिर क्या होता है कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति का उदाहरण लो जो अपनी घायल भावनाओं को छिपाने के लिए अपने को शो में प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है। हमें सभी प्रकार का संपर्क बनाने के लिए अनुयोजन की रीतियों का ही सहारा लेना होता है, वह स्वयं अपने लिए संपन्न करना होता है, क्योंकि हम जिस मनोदशा में होते हैं, आवश्यकता के वशीभूत होकर हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। फिर एक छात्र ने अपना संशय जाहिर किया। उसने कहा कि इन सभी कार्यों के लिए अंततः शब्द तो होते ही हैं। स्टैनिस्लॉवस्की ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम समझते हो कि भावनाओं की उन सभी अनुभूत सुंदरतम भंगिमाओं को शब्द पूरी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं? नहीं, कई भावना ऐसी होती, मैं तुम्हें प्यार का इजहार करने के लिए दो जो है प्रेमी प्रेमिका बैठे हैं और एक दूसरे को अपलक निहार रहे हैं, और वहाँ एक शेर मुझे याद आता है कि वो मुखातिब भी हैं, करीब भी हैं, उनको देखूं कि उनसे बात करूं। ये मन में बोल रहा है वो प्रेमी, लेकिन उसकी आंखों के भाव, उसकी मुख की मुद्रा और उसके नेत्रों से प्रवाहित होती हुई किरणों की धारा, प्रेमिका के नेत्रों से प्रभावित होती हुई किरणों की धारा जब सम्मिलित होती है तो वहाँ साक्षात रूप से प्रेम जो है वहाँ प्रकट होता है, लेकिन वो दिखता नहीं। तो यही बात स्टैनिस्लॉवस्की कह रहे हैं, जब हम एक दूसरे के साथ अपने भाव और विचारों को व्यक्त कर रहे होते हैं तो शब्द अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। अगर हम अपने उनमें जीवन का संचार करना चाहते हैं तो हमें उनमें भावनाएं भरनी ही होगी। वे शब्दों के पीछे छोड़े गए खाली स्थानों को भरती हैं, फिल अप द ब्लैंक करती हैं, और जो अनकहा रह जाता है उसे पूरा करती हैं। एक छात्र ने सुझाव दिया, तब तो अनुकूलन के लिए जितने अधिक साधनों का प्रयोग किया जाएगा, दूसरे व्यक्ति के साथ हमारा संपर्क उतना ही सघन और परिपूर्ण होगा। लेकिन स्टैनिस्लॉवस्की के अनुसार सवाल परिमाण, क्वांटिटी का नहीं है, बल्कि साधनों, रिसोर्सेज की गुणवत्ता का है, क्वालिटी का है। बहुत ज़्यादा कितना हम अपने आप को कितनी धाराओं की प्रस्तुति कर पाएंगे। रंगमंच के अनुरूप अनेक प्रकार के गुण हैं और हर अभिनेता की अपनी अलग चरित्रगत विशेषताएं होती हैं। वे उसके मौलिक विशेषताएं होती हैं, व्यक्तिगत उसकी मौलिक होती हैं अभिनेता की। वे अनेक प्रकार के स्रोतों से उत्पन्न होती हैं और उनके मूल्य भी अलग अलग होते हैं। पुरुष
स्त्री, बूढ़े, बच्चे, आडंबर प्रिय, विनयशील, उग्र स्वभाव, करुणामय, चिड़चिड़े और शांत प्रकृति वाले सभी के अपने अलग अलग गुण होते हैं। इसके अलावा उस किरदार को जिसको वो निभा रहा है उसके भी बहुत सारे अलग अलग गुण होते हैं, और इस दोनों को सिंक्रोनाइज करना और उनको मेल मिला के और उसको प्रस्तुत करना परिस्थिति, परिवेश, ये अलग चीज़ है। परिस्थिति, परिवेश, कार्यक्षेत्र, कालावधि, इनमें से हर एक अपने अनुरूप अनुयोजन करता है। ये सारी चीज़ें, 3 पैरामीटर क्या है? परिस्थिति, सर्कमस्टेंसेस, परिवेश, वातावरण, तीसरा है कार्यक्षेत्र, कहाँ वो हो रही है शूटिंग, वो कहाँ नाटक हो रहा है, और नाटक हो रहा है उसका घटनाक्रम क्या है, और उसके बाद कालावधि, समय, ठीक है, दिन के प्रकाश में लोगों के बीच तथा अंधेरी रात में अकेले होने पर अनुयोजन अलग अलग तरह का होता है। रात के 3 बजे हैं, आप चुपचाप जा रहे हैं, आप इधर उधर से सिकुड़ रहे हैं, जरा सी कुछ आवाज़ होती है, आप पीछे मुड़ के देखते हैं, और दिन में आप जा रहे हैं, आप निशंक होकर बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं कि कोई आवाज़ कहाँ से आ रही क्या नहीं आ रही। तो ये सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। विदेश में भी चारों ओर की परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को बना लेने का रास्ता निकाल लिया जाता है। सपोज करें आप लंदन में हैं, लंदन में आपको टैक्सी पकड़नी है, यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ इन लंदन, लैंग्वेज नहीं है, फिर आप क्या करोगे? उसको इशारों में बताओगे, बात करोगे। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके बावजूद भी आप उस व्यक्ति से अपने प्रश्नों के भाव का जवाब पा जाएंगे। हर वह भावना जिसे अभिनेता अभिव्यक्त करता हो, उसे व्यक्त करते हुए अनुयोजन के एक अगोचर रूप की भी ज़रूरत होती है। यहाँ अगोचर से तात्पर्य वह है जो दिखता नहीं, अदृश्य है, जो उसका अपना होता है। संप्रेषण के सभी प्रकार के व्यापार, जैसे एक समुदाय के साथ को संबोधन, एक काल्पनिक व्यक्ति से वार्ता, उपस्थिति या अनुपस्थित व्यक्ति के साथ संवाद आदि, सभी अपने अपने ढंग का विशेष अनुयोजन चाहते हैं। इसके पूर्व वाले मैंने एपिसोड में बताया था कि दीवार से बात करना, इट्स ए सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ इम्प्रोवाइजेशन। जवाब भी वहीं से निकल के आ रहा है, आप सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब भी वही है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो मैं एक समुदाय को संबोधन, एक काल्पनिक व्यक्ति से क्या है कि आपका संवाद आदि, सभी अपने ढंग का विशेष अनुयोजन चाहते हैं। हम अपने भाव और विचारों के संप्रेषण के लिए अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों, अपनी बाहरी और भीतरी रूप विधान के सभी प्रकार के तत्वों का प्रयोग करते हैं। हम अपनी किरणों को भेजते हैं, अन्य से ग्रहण करते हैं। हम अपनी आँखों, मौद्रिक मुद्राओं, वाणी विलास, स्वर विन्यास, अपने हाथों, उंगलियों आदि का प्रयोग करते हैं। प्रायः अपने संपूर्ण शरीर का उपयोग में लाते हैं। हम प्रत्येक स्थिति के अनुरूप अनुयोजन बनाते हैं। स्टैनिस्लॉवस्की ने अनुयोजन के संदर्भ में अभिनेताओं की 3 कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी, कुछ अभिनेता ऐसे होते हैं जो प्रतिभावान होते हैं, जिनमें मानवीय भावनाओं की सभी भंगिमाओं को व्यक्त करने की विलक्षण सामर्थ्य होती है, पर वे उसके लिए समुचित और अच्छे साधनों का प्रयोग नहीं करते। फिर भी पूर्वाभास के अंतरंग क्षणों में अपनी सारी योग्यता को केवल थोड़े ही लोगों तक पहुंचा पाते हैं। जब नाटक मंच पर जाता है तो उसके विशद साधनों की आवश्यकता पड़ती है, तब उनकी प्रतिभा तिरोहित हो जाती है और वे समुचित और भी नाटकीय रूप में फुटलाइट्स के आगे जा पाने में सफल होते हैं। आप में टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही आप कैमरे के सामने जाएंगे, एक अलग तरह का अनुभव आपके साथ होगा। आप लाइन्स को याद करेंगे, आप अभिनय करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है, अगर आपका ध्यान केंद्रीकृत नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल है। स्टेज पे आपने कुछ भूल गए तो आपका सह कलाकार आपको इम्प्रोवाइज़ कर देगा, पर फिल्मों में ऐसा नहीं। और रिटेक होंगे 40-40, 100 टेक रिटेक होते हैं, तो वहाँ पे वास्तविक अभिनय जरूरी होता है। जबकि नाटकों में लाउड अभिनय हो जाता है, क्योंकि 100 फीट दूर बैठे हुए व्यक्ति को आपको बताना है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। अब उन्होंने बोला है कि दूसरे प्रकार के जो अभिनेता होते हैं, अभिनेता विशद अनुयोजन तो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास विविधता नहीं होती, डाइवर्सिटी नहीं होती, अलग अलग तरीके नहीं होते, इसलिए उनके प्रभाव की शक्ति और तीव्रता कम हो जाती है। अंततः कुछ ऐसे तीसरे प्रकार के अभिनेता होते हैं जिनमें अनुयोजन की सामर्थ्य तो होती है, लेकिन अपने साथ प्रकृति के दुर्व्यवहार के कारण उनका प्रदर्शन बड़ा नीरस और उबाऊ हो जाता है। यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, तो स्थिति बनती है। इस संबंध में स्टैनिस्लॉवस्की का स्पष्ट विचार है कि ये चौथे प्रकार के अभिनेताओं की बात हो रही है कि अगर जीवन के सामान्य क्षेत्र में लोगों को बहुत प्रकार के अनुयोजनों की ज़रूरत होती है,
तो अभिनेताओं को तुलनात्मक दृष्टि से और भी अधिक विविधता की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनके लिए एक दूसरे के संपर्क बनाए रखना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए उन्हें बार बार बराबर अपने को समन्वित करते रहना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन, अलग अलग चरित्रों की स्टडी लगातार करते रहना पड़ेगी। कब कौन सा चरित्र आप अपने मन में स्मरण करें और वो काम आ जाए, क्योंकि अवचेतन माइंड में हर चीज़ इकट्ठी होती जाती है। फिर उसके बाद उनका कहना है कि इसके लिए उन्हें बराबर अपने को समन्वित करना हो रहेगा। अनिवार्य शर्त क्या है? उन्होंने कहा कि किसी भी प्रसंग के मूल्यांकन में अनुयोजन के विशिष्ट गुणों जैसे विशदता, विशालता, प्रखरता, सुकुमारता, रंग योजना, रमणीयता, रोचकता तथा भाव भंगिमाओं की विशेष भूमिका होती है। उन्होंने लिखा है, तुम्हें परिस्थिति के अनुसार समय को देखकर अपने साथ के हर व्यक्ति को ध्यान रखते हुए स्वयं समन्वित करना सीखना चाहिए। और ये कब आता है? लगातार अभ्यास के द्वारा। अगर तुमने किसी बेवकूफ़ के साथ तुमको काम करने के लिए कहा गया तो तुम्हें अपने को उसकी मनोभूमि के साथ जोड़ना पड़ेगा और वह आसान सा साधन खोजना चाहिए जिसमें तुम उसे समझ सको, उसकी अंतरात्मा तक पहुंच सको। लेकिन अगर तुम्हें किसी ऐसे आदमी के साथ संपर्क करना है जो चालाक किस्म का है, जो तुम्हें उसकी ओर बड़ी सावधानी से बढ़ना चाहिए और सूक्ष्म साधनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे वह तुम्हारी गतिविधि को समझ न सके। स्टैनिस्लॉवस्की ने आगे बताया कि सीमित भावनात्मक क्षमता के अभिनेता से अपनी विशद संयोजना की शक्ति के माध्यम से उनसे कहीं अधिक प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं, जो अनुभव तो बड़ी गहराई और ताकत से करते हैं, लेकिन उसे केवल कांतिहीन रूप में दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। स्टैनिस्लॉवस्की ने आगे कहा कि कई बार जब दर्शक किसी अभिनेता के प्रदर्शन की ज़्यादा प्रशंसा कर देते हैं तो अभिनेता अपने प्रदर्शन को अतिरंजित करने लगता है। उत्साहित होकर वो ज़्यादा लाउडनेस आ जाती है, नाटकीयता बढ़ जाती है और मूल विषय से हटकर मनोरंजन के लिए कुछ चेष्टाएं करने लगता है, जिससे उसके प्रदर्शन का अनुयोजन बिखर जाता है। एक लंबे नाटक में निरंतर एक ही उद्देश्य के साथ बंधे रहना कोई आसान काम नहीं है। परिस्थितियों के प्रभाव से नीरस हो जाना, विरस हो जाना, उद्देश्य से भटक जाना बहुत सरल है। इससे बचने के लिए अनेक अभिनेता मुख्य विचार को अन्य लोगों को समझाने में अपना ध्यान अनुयोजन में बदलाव लाने में केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। अनुयोजनाओं की यह अंतहीन विविधता निश्चय ही मूल्यवान है, लेकिन अगर उद्देश्य के स्थान पर विविधता पर बल दिया जाए तो यह हानिकारक होती है। आप नाटक की कथा वस्तु के अनुसार आपका जो चरित्र है उसको आप निभाते चलिए, लेकिन उसमें आप कॉमेडी में ट्रेजेडी डालेंगे और ट्रेजेडी में कॉमेडी डालेंगे, अपने आप को अभिनय का पुरोधा समझते हुए उन चीज़ों से खेलने की कोशिश करेंगे तो निश्चय ही वो आप अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। कई बार अभिनेता नाटक में जिस पात्र के साथ कार्य कर रहा होता है उसके साथ संवाद या संपर्क के साथ साथ अपना ध्यान फुटलाइट्स की ओर, उधर बैठे हुए दर्शकों की ओर लगा देता है और उसका संपर्क रंगमंच के व्यक्तियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से तो होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसका संबंध जो है दर्शकों के साथ बनता रहता है। कुछ अभिनेता लगातार यही गलतियां करते रहते हैं। वे रंगमंच पर अपने सहयोगियों के साथ रहते हुए भी, अगल बगल खड़े होते हुए भी, फिर भी अपनी सारी मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दावली, आंगिक चेष्टाओं और व्यापारों को उनके तथा अन्य अभिनेताओं के साथ जोड़कर नहीं रखते, वरन दूर दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों में सबसे पीछे बैठे हुए दर्शकों को प्रेषित करते हैं। स्टैनिस्लॉवस्की का मानना है कि अभिनेताओं का पहला कर्तव्य अपने सहयोगियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, संपर्क सूत्र स्थापित करना, जहां तक अंतिम पंक्ति में बैठे हुए बेचारों दर्शकों की बात है उन तक पहुंचने के लिए कि हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं। क्या है? हमें अपनी वाणी को विशेष रूप से व्यवस्थित करना होगा, हमें अपने स्वर और व्यंजनों के उच्चारण के लिए अच्छी तरह से तैयार करना होगा, नई रीतियाँ विकसित करना होगी, उन्हें सीखना होगा। रंगमंच पर वाचन की समुचित व्यवस्था के लिए हल्के स्वर में बोलना होगा। फिर वे पीछे बेचारे दर्शक जो चिल्लाकर बोलने की तुलना में आपकी बात को अच्छी तरह समझ पाएंगे अगर आपने अपने अभिनय के माध्यम से उनकी रुचि अपने किरदार में कर दी। अगर हम अपने संवादों को, अंतरंग शब्दावली को, जिसे कोमल स्वर में बोलना चाहिए, चिल्लाकर बोलेंगे तो वह अपना महत्व खो देगी और दर्शक उसके वास्तविक अभिप्राय को नहीं समझ पाएंगे। वास्तविक रूप में नाटक तो दर्शकों के लिए ही किया जाता है। इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए हम सुसंयोजित, स्पष्ट, सामंजस्यपूर्ण और सतर्क व्यापार का प्रयोग करते हैं। वही तो दर्शक को जो कुछ हो रहा है उसे भली प्रकार समझाता है। लेकिन अगर अभिनेता आकर्षक लेकिन वास्तविकता से दूर अपनी आंगिक चेष्टाओं
एवं मुद्राओं के द्वारा स्वयं अपने आंतरिक भावनाओं का विरोध करेंगे तो दर्शक उनके क्रियाकलापों को, नाटक के चरित्रों को भी ग्रहण नहीं करेंगे। अपनी शैली में जो एक अपने आप में स्वमोहित होकर जो अभिनय करेंगे तो वो थोड़ा सा दर्शकों को भी नहीं पहुंच पाएगा। दर्शक उनके क्रियाकलापों, नाटक के चरित्रों को भी ग्रहण नहीं करेंगे। बार बार वही सब दोहराए जाने से वे ऊब जाएंगे। स्टैनिस्लवास्की का कहना है कि रंगमंच अपने साथ चलने वाले प्रचार प्रसार के साथ अभिनेताओं को स्वाभाविक मानवीय संयोजना से परिपाटी विहित अतिनाटकीयता की ओर ले जाने का प्रलोभन देता है। वही जो मैं कह रहा था, ठीक है। रंग क्रीड़ा के वही वे रूप जिसमें हमें उपलब्ध साधनों के साथ उस समय तक संघर्ष करना चाहिए जब तक कि हम उन्हें रंगमंच से पूरी तरह निकाल नहीं दे। ऐसी चीज़ों को रंगमंच पर निकाल देना चाहिए, रंगमंच पर उसको प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। मित्रों, अनुयोजन विषय पर हमारे 22वें एपिसोड के पहले भाग को हम यही समाप्त करते हैं। इसी विषय के 22वें एपिसोड के दूसरे और अंतिम भाग में पुनः मुलाकात होगी। मैं चंद्रशेखर बिरथरे आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।